हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर संजीव बत्रा है और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के टाइम में मैं इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पे तैनात था। अपने पुराने एक्सपीरियंस से जब तक मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रहा तो मेरे सामने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आई और लोगों के यूट्यूब चैनल्स को भी मैंने देखा और मैंने पाया कि लोग जो यूट्यूब चैनल्स में इनकम टैक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहे हैं वो डिफरेंट सोर्सेज की ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसे टॉपिक उठाना पसंद किया जो कि जिनमें डिपार्टमेंट के लोगों को मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को, स्टूडेंट्स को और जनरल पब्लिक को दिक्कत आती है, जो उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। अब उसको आसान तरीके से कैसे समझाया जाए, इसके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में इनकम टैक्स एक्ट को बांटा है और लोगों से सजेशंस भी आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रहे हैं। मैंने पिछली क्लास इंग्लिश में ली थी इसी चैप्टर के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं आज लेने जा रहा हूं, लेकिन लोगों की डिमांड आई कि इसको हिंदी में भी आप लो, इसलिए आज मैंने हिंदी में लेना इसको निर्धारित किया। ये चैप्टर पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। अब पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन चैप्टर इतना लंबा है कि ये कम से कम 6 से 7 क्लासेस ले। अगर मैं इसको एक क्लास में लेना चाहूं तो 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा। आप लोग भी बोर हो जाओगे और मैं भी बोर हो सकता हूं, डेफिनेटली थक सकता हूं और पढ़ाने में फिर वो क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा जो कि आप लोगों के लिए चाहिए मेरे को। अब पेनल्टी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें मेन चेंजेस बता देता हूं, किस साल से मेन चेंजेस आने शुरू हुए। AY मींस असेसमेंट ईयर, जिसको हम कहते हैं कर निर्धारण ईयर, ये 2017-18 से 2017-18 से इसमें चेंज आना शुरू हुआ। उससे पहले 2016-17 तक यानी कि असेसमेंट ईयर 2016-17 तक कई सेक्शंस थे और उसमें सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन, सबसे मुख्य सेक्शन था 271 विद इन ब्रैकेट 1 विद इन ब्रैकेट C। ये पेनल्टी की कंसीलमेंट के ऊपर और इनएक्यूरेट पर्टिकुलर फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम था। अब हुआ क्या कि बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आई, वर्डिक्ट्स आई, जिसमें कि डिपार्टमेंट की जो पेनल्टी इस सेक्शन में इंपोज की थी उन्होंने पेनल्टी को डिलीट कर दिया, खारिज कर दिया। वजह टेक्निकल रीजन ज्यादा थे। अब टेक्निकल रीजन कैसे थे? सिंपल टेक्निकल रीजंस। असेसिंग ऑफिसर केस कर रहा है, उसने पेनल्टी इनिशिएट करी किसमें? 271(1) में। अब होता क्या था कि वहां पे दो लिम्स के ऊपर, दो खंभों के ऊपर ये पेनल्टी सेक्शन खड़ा है। एक तो है कि कंसीलमेंट ऑफ इनकम, दूसरा है इनएक्यूरेट फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर ऑफ इनकम। अब होता क्या था कि डिपार्टमेंट के ईओ को खुद ही कंफर्म नहीं होता था कई बार कि पेनल्टी को किस खंबे, किस लिम के अंदर लाऊं मैं, ये कंसीलमेंट मानूं या फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम मानूं। तो वो क्या करता था, इसको स्ट्राइक ऑफ ही नहीं करता था। अब होता क्या था कि पेनल्टी के सेटिस्फेक्शन नोट बना असेसमेंट ऑर्डर के अंदर और पेनल्टी को इंपोज कर दिया गया। उसके बाद में अपील में गए, अपील में कहा गया कि एक असेसिंग ऑफिसर को जब ये श्योर नहीं है कि पेनल्टी किस लिम के अंदर लगानी है तो पेनल्टी का स्टैंड ही क्या हुआ? फिर इसका मतलब वो श्योर ही नहीं है कि पेनल्टी इसमें लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, या उसको पता ही नहीं है कि पेनल्टी क्यों लगनी चाहिए। इस वजह से डिफरेंट डिफरेंट एपेलेट अथॉरिटीज ने, ट्राइब्यूनल ने, कभी CIT अपील ने, कभी हाई कोर्ट ने इस पेनल्टी को डिलीट कर दिया। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट के सामने इशू आया कि जितने भी पेनल्टीज लग रही हैं इस सेक्शन के अंदर और इसके बाद प्रोसिक्यूशन भी हो रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट ढंग से इस पेनल्टी को लगा नहीं पा रहा। तो गवर्नमेंट ने 2017-18 से एक सी चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज लाया। उस चेंज में कुछ नए पेनल्टी प्रोविजंस लाए गए और पेनल्टीज को आसान बनाने की कोशिश की गई। अब ये देखते हैं कि पेनल्टी आसान बनी कि नहीं बनी, ये डिस्कशन में देखेंगे। आपसे जब डिस्कस होगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लिए जाएंगे कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं या वाकई सिंपल है, या वाकई गवर्नमेंट की कोशिश ठीक रही है, या हम लोग एक सही नजदीकी नतीजे पर पहुंच पाए हैं। वो तो एग्जांपल्स, डिस्कशंस, प्रोविजंस देखेंगे,
उसके तब जाके हमें लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि वाकई हम लोग एक आसान तरीके से पेनल्टी को लगा पा रहे हैं। सबसे मुख्य सेक्शन जिसको हम प्रोमिनेंट सेक्शन कहते हैं वो आया सामने 2017-18 असेसमेंट ईयर से। बट यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि 270(11)(c) की पेनल्टी आज हम लगा नहीं रहे हैं। डिपार्टमेंट आज भी लगा रहा है, लेकिन वो उसी केसेस में लगा रहा है जिसमें कि 16-17 और 16-17 से पहले के असेसमेंट के केसेस हैं। मान लो कोई केस रीओपन किया जाता है, या कोई केस सेटिसाइड है, या कोई केस रीओपन है किसी वजह से, या 263 में है, या जो भी रीजंस है, कई रीजंस की वजह से केस पुराने केसेस हम टेकअप करते हैं। 10 साल के आज तो हम ये हालत है कि 10 साल के केस भी रीओपन कर सकते हैं सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो उस केसेस में गवर्नमेंट को उसी असेसमेंट ईयर तक 2016-17 तक 270(11)(c) के अंदर ही पेनल्टी लगानी पड़ेगी, जो कि नए सेक्शंस में नहीं लगाएंगे। इसका मतलब जो नया सेक्शंस है वो प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया गया, इफेक्ट उसको दिया गया, मतलब उस साल से ही लागू है, एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि जो पेनल्टी मेन सेक्शंस क्या है। इसमें एक सेक्शन सबसे बड़ा आया 270 कैपिटल ए का। अब इसमें 272 AD 272A के नए सेक्शंस आए, उसमें 270(11)(b) होता था पहले, उसको चेंज करके 272A लाया गया, और उसके अंदर सब सेक्शंस कई बने, क्लॉजेस बने, वो सब डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम अगली क्लासेस में आराम से। अब सबसे बड़ा सेक्शन इसमें जो आया, जिसमें आज की डेट में यह हालत है कि अगर हल्की सी भी एडिशन है किसी केस के अंदर तो समझ लो 270A तो इन्वॉल्व है। अब इस सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये इसको जानना चाहते हैं कि ये सेक्शन सिंपल हुआ या कॉम्प्लेक्स हो गया, डिफिकल्ट हुआ या जटिल हो गया। अब इस पे आते हैं हम लोग। अब इसके प्रोविजन ये रेटेड है सेक्शन अंडर रिपोर्ट पेनल्टी इन द केस ऑफ, लिखा सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है पेनल्टी इन द केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आप स्क्रीन पे मेरी पावर पॉइंट को देख पा रहे हैं। इसमें पावर पॉइंट के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है इस सेक्शन के ऊपर और सेक्शन पेनल्टी ऊपर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर, जो प्रोविजन को एक्सप्लेन करूंगा, साथ में साथ इसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बनाए। उन एग्जांपल्स को भी हम टेकअप करेंगे जिससे आपको समझना आसान हो जाए। अब क्वेश्चन हमें है कि पेनल्टी इस सेक्शन के अंदर, पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब अंडर रिपोर्टिंग वैसे तो इस सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 3rd से स्टार्ट हुई कि अंडर रिपोर्टिंग है क्या, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूंगा कि पेनल्टी अंडर रिपोर्टिंग है क्या। अब अंडर रिपोर्टिंग को समझ गए तो मिस रिपोर्टिंग को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पहले अंडर रिपोर्टिंग समझ लेते हैं। अब अंडर रिपोर्टिंग इस सेक्शन के अंदर है कि अगर आपकी असेस्ड इनकम, अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, असेस्ड इनकम और 143(1)(a) के अंदर, मतलब जो रिटर्न आपकी है, आपने भरी 10 लाख रिटर्न इनकम, वो रिटर्न इनकम 10 लाख पे प्रोसेस हो गई 143(1)(a) के अंदर, और फिर वो इनकम, वो आपका साल स्क्रूटनी में आ गया। अब स्क्रूटनी में आने के बाद इनकम बनी आपकी 15 लाख रुपए, तो 10 लाख 15 लाख और 10 लाख के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 लाख। अब सीधा ये अंडर रिपोर्टिंग मानते हैं जिसमें रिटर्न भरी हुई है। मान लो आपने रिटर्न नहीं भरी, केस आपका इंडिविजुअल का है, तो कैसे करेंगे उस केस में? इसके अंदर लिखा है कि आपको मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ऊपर का जो अमाउंट होगा वो आपको अंडर रिपोर्टिंग कहलाएगा। अब ये उस केस में जिसमें रिटर्न फर्निश नहीं है, रिटर्न फर्निश नहीं है, ये उसमें कंडीशन में है रिटर्न फर्निश ना हो तो। अगर फर्निश है तो वही कि 143(1)(a) और असेस्ड इनकम के बीच का डिफरेंस। अगर रिटर्न फर्निश नहीं है तो आपका इंडिविजुअल के केस में मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स और असेस्ड इनकम के बीच का डिफरेंस। और अगर कंपनी, फर्म और एओपी वगैरह है तो उस केस में असेस्ड इनकम अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी, रिटर्न फर्निश ना हो तो। ये थोड़ा सा संक्षेप में, जिस्ट में, कंसाइज में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको नटशेल में कि ये लोग अंडर रिपोर्टिंग क्या है। उसको बाद में थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे कि अंडर रिपोर्टिंग है क्या। अब
इसका सब सेक्शन, इसको अंदर 270A की पेनल्टी को 12 सेक्शंस में बांटा गया है। अब इसको 12 सब सेक्शंस को हम एक क्लास में टेकअप नहीं करेंगे। जितना मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा उसको आपको कोशिश करनी है कि एक बार गो थ्रू हो जाएं उस प्रोविजंस को एक्ट के अंदर, और कोशिश करें कि उसको दोबारा पढ़ने की, जिससे आपको हमेशा के लिए वो प्रोविजंस रट जाएं, याद हो जाएं, जब भी आप लगाना चाहें आराम से लगा पाए। पहला सबसेक्शन ए 1, सबसेक्शन 270A का, कैपिटल ए का क्या है कि पेनल्टी कौन लगा सकता है। पहले क्या होता था कि पेनल्टी असेसिंग ऑफिसर ही लगाता था 2016-17 तक। उसके बाद इसमें चेंज आया, इस सेक्शन को लाया गया। इसमें लिखा है कि पेनल्टी को 3 अथॉरिटी लगा सकती है। एक तो असेसिंग ऑफिसर लगा सकता है, एक ज्वाइंट कमीशन अपील्स या सीआईटी अपील लगा सकता है, और एक सीआईटी, और मतलब सीआईटी मींस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स लगा सकते हैं। अब क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि भैया 3 अथॉरिटीज हैं, कब कब किसी प्रोसीडिंग के अंदर ये पेनल्टी लगाएंगी। असेसिंग ऑफिसर तो लगाएगा जी, असेसमेंट जब कंप्लीट करेगा उसमें देखेगा अंडर रिपोर्टिंग है तो पेनल्टी लगाने की इसको पावर दी गई है प्रोसीडिंग में। मींस 144 में केस हो रहा हो, या 143(3) में केस हो रहा हो, या 147 में केस हो रहा हो, सब्जेक्ट टू सर्कमस्टेंसेस। उन सब इन सेक्शंस के अंदर जो असेसमेंट कंप्लीट होती है एक्चुअली, तो जब असेसमेंट कंप्लीट करता है तो असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करता है कि अंडर रिपोर्टिंग है, तो उस हिसाब से अंडर रिपोर्टिंग पेनल्टी को इनिशिएट किया जाता है। अब रहा ज्वाइंट कमिश्नर अपील और कमिश्नर अपील, ज्वाइंट कमिश्नर अपील और सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। ये कब लाएंगे? जब अपील डिसाइड करते हैं। तो 250 के अंदर जब भी अपील डिसाइड करेंगे तो इनकम को एनहांस करेंगे जब भी ये, और इनकम जब एनहांस होगी तो डेफिनेटली अंडर रिपोर्टिंग होगी। अब अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी भी यही लगाएंगे। ये नहीं कि असेसिंग ऑफिसर को भैया डायरेक्शन दे दी कि जाओ भैया तुम काम करो, और असेसिंग ऑफिसर फिर बेचारा फंस जाता है पेनल्टी को लगाने में। गवर्नमेंट कहती नहीं भाई, अगर अपील वाला तूने एनहांस किया इनकम को तो डेफिनेटली तेरा काम है, ये तू ही लगाएगा। और असेसिंग ऑफिसर को उससे बाहर रखा गया, क्योंकि वो उसको अंडरस्टैंड करता है कि किस पॉइंट पे तूने एडिशन की है अपील में डिसाइड करते वक्त। अब रहा क्वेश्चन प्रिंसिपल सीआईटी या सीआईटी, वो कब लगाएंगे पेनल्टी? वो पेनल्टी तब लगाएंगे जब 263 के अंदर केस को डिसाइड करते हैं, यानी केस को, पिटीशन को, किसी केस को रिव्यू किया जाता है 263 के अंदर, तो वो सीआईटी और प्रिंसिपल सीआईटी को ये पावर दी गई है कि जब भी वो कोई भी एडिशन करते हैं या नए ढंग से इनकम को असेस करते हैं तो वो पेनल्टी इनिशिएट करेंगे, ऑर्डर पास करते हैं तो जब पेनल्टी इनिशिएट, वो ऑर्डर पास करते हैं तो पेनल्टी इनिशिएट करेंगे तो इंपोज भी वही करेंगे। पहला तो सबसेक्शन 1 ये कहता है। अब सबसेक्शन 2 पे आते हैं। ऐसा कौन सा आदमी होगा, ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसके केस में हम लोग ये कहेंगे कि हाँ जी, कि इस पर्सन की अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। अब सबसेक्शन 2 जो कि ये कहता है कि हमारा इस केस में हम देखेंगे कि कब कौन सा आदमी है, कौन सा पर्सन है कि हम ये मानेंगे कि इसकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम। पहला इसके अंदर क्लॉज स्टार्ट होता है हमारा, वो क्लॉज ए। वो ये कहता है कि अगर इनकम असेस्ड ग्रेटर है किससे, 143(1)(a) से, इनकम असेसमेंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि अंडर रिपोर्टिंग क्या होती है। अगर इनकम असेस्ड इनकम ज्यादा है आपकी 143(1)(a) की इनकम से, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी ग्रेटर का मतलब डेफिनेटली डिफरेंस ही हो गया देखा जाए तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी अंडर रिपोर्टिंग उस पर्सन की होगी, अंडर रिपोर्टिंग उस पर्सन की होगी। अब इसमें सेकंड क्लॉज है बी। सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल की उसने, और उसने फाइल की नोटिस 148 के रिस्पॉन्स में फर्स्ट टाइम। अब नोटिस जब भी इशू किया जाएगा 148 का मतलब यह है कि उसको केस को जब भी रीओपन किया जाएगा, केस को रीओपन कब किया जाता है, शॉर्ट में आपको बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे
कि केस को रीओपन जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है डिपार्टमेंट के पास कि इस बंदे ने, इस पर्सन ने ये इनकम डिक्लेयर नहीं की। होता क्या है कि कई बार इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है, कई बार सर्च एंड सीजर ऑपरेशन होते हैं, कई बार सर्वे ऑपरेशन होते हैं, कई बार इंफॉर्मेशन थ्रू सिस्टम हमारे पास पास ऑन डिपार्टमेंट के पास होती है कि ये तो इनकम थी लेकिन इसने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में इससे शो ही नहीं किया। तो हम क्या करते हैं कि और वो पीरियड निकल चुका है, असेसमेंट से निकल चुका है, 143(1)(a) से निकल चुका है। अब उसके बाद क्या गवर्नमेंट के पास रास्ता है? तो गवर्नमेंट ने एक 147 सेक्शन, अब 148A सेक्शन बनाया है। उसमें डिफरेंट सेक्शंस में पावर दी गई है कि कैसे कैसे हम केस को रीओपन कर सकते हैं और क्या क्या सर्कमस्टांसेस में कर सकते हैं। उसमें शो कॉज दिया जाएगा, उसके बाद केस में अप्रूवल ली जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, फिर एक नोटिस इशू किया जाएगा 148। तो हम ये लोग कहते हैं कि 148 के रिस्पॉन्स में जो रिटर्न आएगी, मतलब गवर्नमेंट ने पकड़ा, डिपार्टमेंट ने पकड़ा है कि इसकी इनकम एस्केप हो रही है, तो उस केस में हम लोग नोटिस इशू करते हैं 148 का। उसके बाद जो रिटर्न, कुछ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, कुछ लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक अपॉर्चुनिटी फिर दे रही है कि रिटर्न भैया फाइल कर लो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तो अगर पेनल्टी भी लगेगी, प्रोसिक्यूशन भी होगा, सब कुछ हो सकता है तुम्हारे पास। तो एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि भैया जो अब भी डिक्लेयर कर लो, अब भी फाइल कर लो। लोग अब भी, ऐसे केसेस में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि लोग अब भी रिटर्न को नहीं फाइल करते हैं 148 का नोटिस इशू होने के बाद भी। अब हमारे सामने तो क्वेश्चन दूसरा है, हम पेनल्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इस पेनल्टी में ये है कि अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं की है या 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल की है, तो हम लोग और मैक्सिमम अमाउंट जो नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, उससे जो असेस्ड इनकम का डिफरेंस होगा, यानी मान लीजिए इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, स्लैब है 2.5 लाख से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, इनकम एग्जेम्प्ट है, या कई जगह सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक का है, तो 2.5 लाख 3 लाख जो भी है उसमें क्राइटेरिया स्लैब के हिसाब से। उसके बाद इनकम असेस होती है 5 लाख। अब 2 लाख का डिफरेंस है या 2.5 लाख का डिफरेंस है, इन दोनों, ये जो 2.5 लाख या 2 लाख का डिफरेंस है, ये आपकी अंडर रिपोर्टिंग उस पर्सन की है। क्लॉज बी सबसेक्शन 2 का सेक्शन 270 कैपिटल ए का कहते हैं। अब इसी का क्लॉज 3 पे जाते हैं। क्लॉज 3 कहता है कि अगर आपकी रीअसेस्ड इनकम ग्रेटर है असेस्ड इनकम से और रीअसेस्ड इनकम इमीडिएटली बिफोर सच रीअसेस्ड इनकम से। अब ये क्या मतलब हुआ रीअसेस्ड इनकम? मतलब गवर्नमेंट कहती है कि मान लीजिए केस को रीओपन किया गया, जो इंफॉर्मेशन उस टाइम गवर्नमेंट के पास थी या जो हमने 148 के थ्रू पार्टी से मांगने की कोशिश की, भैया दे दे, रिप्लाई दे दे, जो डिक्लेयर करना चाहते हो कर लो इस टाइम, लेकिन उस टाइम वो डिक्लेयर नहीं करता, गवर्नमेंट के पास उस टाइम किसी वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब उसमें केस में 148 में एक बार तो केस हो गया, लेकिन इंफॉर्मेशन एक और आई बाद में कि अगर अरे ये तो इंफॉर्मेशन रही गई और इसमें तो 10 करोड़ का, 20 करोड़ का या कितने करोड़ का एस्केपमेंट ऑफ इनकम है, तो गवर्नमेंट फिर नोटिस इशू कर सकती है। वो एक होता है 3 साल तक का नोटिस इशू कर सकती है, एक में वो 10 साल तक नोटिस इशू कर सकती है। वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, वो सेक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे तब तो हम बात करेंगे उसके बारे में। तो होता क्या है कि इनकम असेस्ड, रीअसेस्ड और असेस्ड इनकम बीच का डिफरेंस उस पर्सन का जो भी होगा वो एस्केप, वो अंडर रिपोर्टिंग होगा। या ये कहता है रीअसेस्ड और रीअसेस्ड, पिछला रीअसेस्ड, उसमें जो डिफरेंस होगा या वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। अब 3 तो ये हमने पढ़ लिए। अब इसी अंदर 4th क्लॉज सब जो आता है वो है डी क्लॉज कहता है कि जब भी डीम टोटल इनकम होगी 115 जेबी और 115 जेसी के अंदर, मैट या एएमटी के अंदर, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के अंदर जब भी इनकम आएगी, अब उसमें केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि जब भी हम, अब 115 जेबी या इस टाइम तो टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको डिटेल में बता पाऊं, अब क्योंकि हम पैनल प्रोविजंस को जानना चाह रहे हैं,
अगर हम उस पर जाना चाहेंगे तो पता चलेगा हम डाइवर्शन हो गई और अच्छी तरह से एक टॉपिक और एक सेक्शन को ही समझ पा रहे, तो फिर हमारा जो पर्पस डिफीट हो जाएगा कि हमने सिंपल तरीके से इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन वहीं हम फोकस रखेंगे, अपना केंद्रित रखेंगे अपने दिमाग को कि हम इस प्रोविजन से बाहर ना जाए। कोशिश मेरी यही है, थोड़ा सा जिस्ट आपको बता दिया करूंगा जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन रहे कि क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब डीम टोटल इनकम आती है, जैसे ज्यादातर कंपनी व कॉर्पोरेट के केसेस में आती है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी डीम टोटल इनकम असेस्ड और डीम टोटल इनकम के केस में 143(1) के अंदर डीम टोटल इनकम दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिपोर्टिंग होगा। ये उसी तरह है जैसे क्लॉज ए में हमने बात करी थी कि असेस इनकम या नॉर्मल तरीके से, वो नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से असेस इनकम, तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो असेस इनकम है 143(1) की इनकम है, जो डिफरेंस होगा जो ग्रेटर होगा वो अंडर रिपोर्टिंग होगा। वैसे ही इसमें है कि जो डीम प्रोविजन के हिसाब से 115 जेबी के हिसाब से जो इनकम असेस्ड होगी और जो 143(1) की डीम टोटल इनकम है, दोनों का डिफरेंस का अंडर रिपोर्टिंग। अब इसी का क्लॉज हम जाते हैं ई में, वो ये कहता है कि डीम टोटल, ये भी वैसे ही है, क्लॉज बी सिमिलर टू क्लॉज ई। अब क्लॉज ई है डीम टोटल इनकम अगर उसने रिटर्न फर्निश नहीं की या 148 के रिस्पॉन्स रिटर्न को फर्निश किया है तो डीम असेस्ड इनकम ग्रेटर देन 143(1) की, सॉरी, मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टैक्स की जो इनकम है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। इसी का एफ है, एफ क्लॉज, उसमें हमें कहता है वो एफ क्लॉज इज एट पार विथ किसके किसके बराबर है, हमारे सी क्लॉज के बराबर। वो ये कहता है कि अगर रीअसेस्ड इनकम और असेस्ड इनकम का जो डिफरेंस है, यानी रीअसेस्ड डीम्ड इनकम का और असेस्ड डीम्ड इनकम जो डिफरेंस है वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। अब इसमें एक और जी ऐड किया गया है। इस जी ये कहता है कि अगर आपके असेस्ड इनकम और रीअसेस्ड इनकम का इफेक्ट आपके लॉस को कम कर देता है या लॉस को इनकम में बदल देता है, तो जो लॉस कम हुआ है या जो इनकम बनी है वो आपकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी। वो आपको थोड़ा सा लॉस के केस में आपको मैं एग्जांपल से जरूर समझाऊंगा। सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 10 लाख का लॉस था और कम होके वो 2 लाख का रह गया असेसमेंट के बाद, तो 8 लाख हो गया। अब 8 लाख ये जो लॉस कम हुआ है ये आपकी इनकम माना जाएगा। अगर 10, मान लो 10 लाख का लॉस था, आपने क्लेम किया और बन गई 12 लाख की इनकम, अब क्या होगा? अब जो 12 लाख का और 10 लाख का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? उसको लेंगे 10 लाख माइनस 12 लाख, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, जैसे प्लस होगा 22 लाख हो जाएगा और 22 लाख और 10 लाख का जो डिफरेंस होगा वो हमारा इनकम मान जाएगा और उसके ऊपर हम जो टैक्स जैसे ही बनेगा, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे कुछ भी है, चाहे कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, उसके हिसाब से टैक्स बनेगा और टैक्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके ऊपर अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी जो 50% है, 200%, जो आपको स्लैब बताऊंगा कि दो कैसे पेनल्टी कितने परसेंटेज के हिसाब से लगानी है, कब लगानी है, वो आगे डिस्कस करेंगे प्रोविजन के हिसाब से हम लोग, तो वो पेनल्टी लगाई जाएगी। अब इसका तीसरा जो सब सेक्शन आता है वो आता है अंडर रिपोर्टिंग क्या है। अब इस अंडर रिपोर्टिंग को समझना बड़ा जरूरी है। अब इस अंडर रिपोर्टिंग में हमारा ये पहला जो इसमें लाइन स्टार्ट होती है वो ये है कि इन केस वेयर इनकम हैज बीन असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं बीच में इंग्लिश में कुछ वर्ड बोलने पड़ते हैं हमें, क्योंकि इसके बिना कोई भी एक्ट हम पूरी तरह ढंग से आपको समझा नहीं पाएंगे। और आप ये नॉर्मल भी है, कुछ ज्यादातर कोशिश मैं करूंगा कि आपको हिंदी में कवर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच बीच में कुछ सेंटेंस उठाने पड़ते हैं हमें एक्ट से, जिससे आपको समझने में आसानी हो। जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसको समझने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। और इसमें है कि वेयर जहां इनकम असेस्ड हुई है फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम इनकम कब असेस होती है? अगर उसने रिटर्न फर्निश की है, अगर उसने रिटर्न फर्निश की है
तो असेस्ड इनकम के बीच का डिफरेंस और 143(1)(a) के इनकम का बीच का डिफरेंस, यानी फिर वही बात। अब इससे क्लैरिटी कितनी आ रही है और आप कितनी बार समझ पा रहे हो? बार बार वही वर्ड यूज हुआ है, असेस्ड इनकम जहां रिटर्न फर्निश हो, असेस्ड इनकम और 143(1)(a) की इनकम मींस कि जहां रिटर्न फर्निश हो, तो दोनों का डिफरेंस आपकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। क्लियर हो गया ये आपको? अब ये पॉइंट मेरे समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये मैं बार बार यूज हो रहा है कि असेस इनकम के बीच का डिफरेंस और 143(1) की इनकम का डिफरेंस। अब 143(1)(a) की इनकम अगर 10 आपने रिटर्न इनकम भरी 10 लाख की, रिटर्न असेस होने के एडजस्टमेंट के बाद इनकम होगी 12 लाख, असेस इनकम होगी 15 लाख। अब 15 लाख और 12 लाख का जो डिफरेंस है वही आपकी अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगी, मानी 3 लाख रुपए। अब इसका जो नेक्स्ट इसी के अंदर सब क्लॉज आता है 20, उसमें यह है कि अगर आपने इनकेस कोई रिटर्न फाइल नहीं करी है या रिटर्न फाइल करी है फर्स्ट टाइम, जो कि मैंने आपको पर्सन की अंदर भी बताया था, उस केस में हम कैसे अंडर रिपोर्टिंग देखेंगे? वो ये कहता है सबसेक्शन की कंपनी, फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में तो असेस्ड इनकम ही आपकी अंडर रिपोर्टिंग मानी जाएगी, क्योंकि उसमें कोई स्लैब ही नहीं होता, उसमें 1 रुपए से भी टैक्स स्टार्ट हो जाता है। अब स्लैब ही नहीं है, 1 रुपए से टैक्स स्टार्ट है, तो उसमें सीधा असेस्ड इनकम को ही अंडर रिपोर्टिंग मान ली जाती है। क्यों? क्योंकि इनकम उसने फर्निश नहीं कर रखी है या उसने 148 के रिस्पॉन्स में फाइल की है। मतलब अगर 148 के रिस्पॉन्स में रिटर्न फाइल कर रही है तो हम कोई रिलीफ नहीं देंगे, सारे उठाएंगे असेस्ड इनकम और 270(a) की पेनल्टी इनिशिएट कर देंगे उसके ऊपर। वो डिटेल में आपको एग्जांपल के थ्रू और समझाने की कोशिश करूंगा। अभी हम धीमे धीमे पकड़ इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये सेक्शन हमारे पकड़ में आ जाए। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को आसान बनाया है या मुश्किल बनाया है, ये आप ही बताएंगे हमें फीडबैक के थ्रू। मेरी कोशिश तो इस सेक्शन को समझाने की है कि मैं आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं, प्रोविजन को साथ में ले रहे हैं और कोशिश कर रहा हूं कि छोटे छोटे एग्जांपल्स भी आपको साथ साथ बताता हूं। अब ये इसी के अंदर जो क्लॉज सब क्लॉज 2 आता है, वो ये कहता है कि इसके अलावा कोई केस होगा, यानी जब हमारी असेस्ड इनकम या रिटर्न जहां फर्निश किए या रिटर्न यहां फर्निश नहीं किए, अब इसके अलावा कोई केस आता है, वो कैसा केस होगा? वही कि रीअसेस्ड इनकम या असेस्ड इनकम जो पिछली होगी, दोनों का डिफरेंस ही अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम होगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 वो डीम्ड टोटल इनकम के बारे में बताता है, उसके लिए एक फॉर्मूला देता है। ये फॉर्मूला क्या है? कहता है कि a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है? अब a के बारे में तो ये कहता है कि अगर हम नॉर्मल प्रोविजन से असेस्ड इनकम निकालते हैं, नॉर्मल प्रोविजन से असेस्ड इनकम निकालते हैं, यानी जनरल प्रोविजन से, वो तो a हो गया। अब b क्या है? b है नॉर्मल प्रोविजन से असेस्ड इनकम निकली और उसमें से हमने अंडर रिपोर्टिंग को लेस कर दिया। अब जो a में से डिफरेंस b निकालेंगे वो हमारी डेफिनेटली अंडर रिपोर्टिंग होगी। भाई असेस्ड इनकम में अंडर रिपोर्टिंग शामिल है, जो मैं पहले ये बोल रहा हूं, उसमें हमारी अंडर रिपोर्टिंग इनकम शामिल है। मान लो 100 रुपए की आपकी असेस्ड इनकम है, उसमें 20 रुपए की अंडर रिपोर्टिंग इनकम, तो वो शामिल है 100 रुपए। बी कहता है कि 100 रुपए में से 20 रुपए लेस कर दो। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 100 रुपए में से 20 रुपए लेस कर दो, कितना रह गया? 80। अब 100 में से 80 लेस करो, 20 रुपए अंडर रिपोर्टिंग। घुमा के बात कहां ला रहे हैं? उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं ये फॉर्मूला लाने के पीछे। ऐसे ही सी और डी रखा गया। सी को डीम्ड टोटल इनकम के बारे में बोला गया। सी में जो असेस्ड इनकम आई एज पर डीम्ड टोटल इनकम, मतलब 115 जेबी के अंदर, और वो उसमें अंडर रिपोर्टिंग शामिल होगी। और डी में डीम्ड असेस्ड इनकम माइनस अंडर रिपोर्टिंग इनकम, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो, और दोनों को जब a माइनस बी प्लस सी माइनस डी को क्लब कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो हमारी अंडर रिपोर्टिंग इनकम बन जाएगी फॉर्मूले के हिसाब से। अब इसमें एक प्रोवाइजो देता है। प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइजो कहता है कि कभी भी ऐसी इनकम भी आ सकती है कि जिसमें डीम्ड टोटल इनकम वाले सेक्शन में भी आ जाए और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से भी आ जाए, तो क्या करेंगे? तब फॉर्मूले में के अंदर ये कहा गया है कि हमने उसको लेस करना है, उसको जो डीम्ड टोटल इनकम में उस इनकम को लेस नहीं करना।
मतलब पार्टी को बेनिफिट नहीं देना कि दोनों जगह लेस कर रहे हो हम लोग, एक जगह लेस करें। नॉर्मल प्रोविजन में जो अंडर रिपोर्टिंग है उसमें से लेस हो जाएगा वो इनकम, लेकिन डीम्ड टोटल इनकम में लेस नहीं होगा, क्योंकि ये डबल इफेक्ट आ जाएगा फिर तो। अब इसमें बोथ दोनों जगह लेस नहीं करना, उसको रिड्यूस नहीं करना, ये इसके बारे में वो प्रोवाइजर बोलता है। मतलब यहाँ पे हमारे 3 सेक्शंस खत्म हो गए। यहाँ पे मैं क्लास को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में जो क्लास ली थी वो यहां तक मैंने रोक दी थी। अब इस क्लास के बारे में आपका फीडबैक लेना चाहूंगा, आपके सजेशंस लेना चाहूंगा, और इस क्लास को जो अगले पार्ट हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लूं, और कई सजेशन आ भी चुके हैं जिनकी क्लासेस मेरे को बनानी है, पावर पॉइंट बनाना है। कई जो कुछ लोगों ने कहा नॉन रेजिडेंट पे क्लास बनाओ, कई लोगों ने कहा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे, एनजीओ पे क्लास बनाओ। तो आप भी सजेशन दें। पहले ये पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टीडीएस के ऊपर भी लोगों से आ रही क्लास की, टीडीएस के ऊपर क्लास लो। तो ये क्लासेस लेंगे कैपिटल गेन के ऊपर। यहाँ पे इस क्लास को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद।